नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 22 जुलाई से 4 अगस्त तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। इस करंट अफेयर्स में पहली न्यूज है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ये जो सम्मेलन है ये 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय संस्कृति मंत्री राजेश सिंह शेखावत मौजूद थे। अगली खबर है कि बजट के महत्वपूर्ण बिंदु। अभी बजट पेश हुआ तो इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए मिले और एंजल कर को समाप्त कर दिया गया है। तो एंजल कर का जो मतलब है वो है ये एक तरह का आयकर है जो सरकार जो है गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है। यदि इनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है तो उन कंपनियों पर ये लगाया जाता है। ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियां या स्टार्टअप जो अपने द्वारा जुटाई गई धनराशि पर उस धनराशि पर लगता है, यदि उनका जो मूल्यांकन है वो कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है। तो इस जो एंजल कर है इसको बजट से पहले उद्योग और संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग इसमें हटाने की सिफारिश की थी। जो DPIIT है इसने इसको शॉर्ट में DPIIT बोलते हैं, तो इसने जो है हटाने की सिफारिश की थी। अगली न्यूज है कि उत्तर प्रदेश को बजट में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, तो बजट जो 2024-25 का अनुमान है उसमें जो कुल प्राप्तियां हैं वो 32.07 लाख करोड़ रुपए की हैं और जो कुल व्यय है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो शुद्ध कर प्राप्तियां जो है वो 25.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी। अगली न्यूज है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 से फिल्म अभिनेता रामचरण तेजा को भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, रामचरण तेजा है, इनको भारतीय कला संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज है कि श्रमिक बसेरा योजना, ये गुजरात सरकार की योजना है। इस योजना के अनुसार कारीगरों को 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो टेम्परेरी घर होते हैं, अस्थायी आवास जो है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें 5 रुपए प्रतिदिन देना है और अस्थायी आवास दे दिया जाएगा। तो ये गुजरात सरकार की योजना है। अगली न्यूज है कि गांधी मंडेला पुरस्कार जो है 2020 को किसको मिला है? रिगोबर्ता मेनचुतुम को। ठीक है, तो ये 2020 का ये भी दिया गया है, तो रिगोबर्ता मेनचुतुम को ये दिया गया है। अगली न्यूज है कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये हॉकी के लीजेंड खिलाड़ी हैं दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। ठीक है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये दोनों जो है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं और ऐसा होने वाला ये पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन देने का अनुदान किया गया। तो ये जो 46वें सत्र की बैठक हुई है यूनेस्को की, जो नई दिल्ली के मंडपम हॉल में हुई है, तो उसी में ये घोषणा हुई है कि $1 मिलियन दिया जाएगा। अगली न्यूज है कि एनपीएस वात्सल्य योजना, तो एनपीएस वात्सल्य योजना है बजट 2024 में इसकी घोषणा की गई है। इसमें नाबालिग हेतु नई पेंशन योजना की बात की गई है। इसमें माता पिता अपने बच्चों को भविष्य की पेंशन में योगदान देंगे और 18 साल की उम्र होने पर जो
जो ये योजना है ये नियमित एनपीएस में बदल जाएगी। अगली न्यूज जो बजट से रिलेटेड है, तो बजट की प्राथमिकताएं हम देख लेते हैं। तो चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास का पथ। अगला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, ये इसकी पहली प्राथमिकता है। विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण एवं नई पीढ़ी के सुधार। तो इसमें क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, विनिर्माण में सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। बजट से रिलेटेड जो आयकर अधिनियम का सरलीकरण और करों का जो पूर्ण निर्धारण किया गया है, कैपिटल गेन कराधान, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इसका मतलब है रीओपनिंग और पुनर्निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 वर्षों के भीतर, 3 वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकता है जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय के 50 लाख या उससे अधिक हो। सर्च मामलों में भी 10 वर्ष की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले 6 वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव किया गया है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब से कर 20% की दर से लगेगा। ठीक है, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ कर जो है वो 12.5% कर दिया गया है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 ये भी किया गया है इसमें। अब जो टैक्स स्लैब है वो देख लेते हैं। जो कर राहत एवं नई कर व्यवस्था में संशोधित जो टैक्स का संरचना है, जो टैक्स स्लैब जो बनाई गई है, 0 से 3% तक 0% है, 0 और 3 से 7 लाख रुपए पर 5% है, 7 से 10 लाख रुपए पर 10% है, 10 से 12 लाख रुपए पर 15% है, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% है और 15 लाख से अधिक पर 30% है। तो नई कर व्यवस्था में जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको आयकर में 17,500 रुपए तक कर का लाभ मिल रहा है। लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशन भोगियों को आयकर में राहत है। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। अगला है कि किस मद में कितना रुपया बजट में किया गया है। तो रक्षा में ये 4,54,773 करोड़ रुपए इतना किया गया है। ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़ रुपए। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप में 1,51,851 रुपए। गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 रुपए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार को 1,16,342 रुपए। स्वास्थ्य को 89,287 रुपए। ऊर्जा को 68,769 रुपए। समाज कल्याण 56,501 रुपए। वाणिज्य एवं उद्योग को 47,559 रुपए। तो ये आप लोग एक बार तो ये टैक्स स्लैब को आप लोग देख लीजिएगा और किस मद में कितना रुपया दिया गया है इसको भी देख लीजिएगा। अगली न्यूज है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उससे रिलेटेड है कि अमेरिका में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। तो अमेरिका में अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक 4 राष्ट्रपतियों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। 7 राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए हैं। तो जिनकी हत्या हुई है उसमें 16वें जो राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, 20वें राष्ट्रपति एम्स गारफील्ड, 25वें विलियम मैकिनले
और 35वें जॉन एफ कैनेडी, इनकी हत्या की गई है। और कई ऐसे राष्ट्रपति हैं वहां पे जिन पर जानलेवा हमले हुए, जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, हैरी एस ट्रूमैन हैं, गेराल्ड फोर्ड हैं, रोनाल्ड रीगन हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं। तो इन पर हमले हुए हैं। बिल्किस मीर ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला। तो पेरिस ओलंपिक में जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है, ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने हैं पेरिस में, तो उनमें इनको शामिल किया गया है। और इन्होंने अपनी शुरुआत जो है 1998 में डल झील में एक कैनोइस्ट के रूप में की थी, एक खेल के रूप में। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है, ओली को चौथी बार प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी। तो केपी शर्मा ओली हैं, इनको चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनकी जगह इन्होंने ली है। अगली न्यूज है, कोटेश्वर मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नियुक्तियां हुई हैं, उसमें एन कोटेश्वर सिंह जो कि चीफ जस्टिस थे मणिपुर के, और न्यायमूर्ति आर महादेवन। ठीक है, इन्हें 2 लोगों को, कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, इन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्ति मिली है। भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 लाख करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। तो बीसीसीआई जो है वो ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। तो बीसीसीआई के सचिव हैं जो जय शाह, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा है कि मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि बीसीसीआई 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे एथलीटों का समर्थन करेगा और करीब 8.5 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति भवन, दरबार व अशोक हॉल का नाम बदला। तो अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहलाएंगे, यानी कि दरबार हॉल का नाम जो है बदल के गणतंत्र मंडप किया जाएगा और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन के जो प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल हैं, उनका नाम बदल करके क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी जो पत्र जारी किया गया है उसमें ये बात कही गई है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से कहा गया है कि दरबार शब्द जो होता है भारतीय शासकों, ब्रिटिश अदालतों और सभाओं को संदर्भित करता है। भारत के गणतंत्र बनाने के बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मंडप भाषा में एकरूपता लाता है और अशोक शब्द से जुड़े मूल्यों को बरकरार रखते हुए इस अंग्रेजीकरण की संस्कृति को मिटाता है। तो ये सोच रही है सरकार की और राष्ट्रपति सचिवालय की, राष्ट्रपति की, इसलिए ऐसे बदलाव किए गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारतीय सेना मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी। तो 27 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले खान क्वेस्ट जो सैन्य अभ्यास है उसमें भारत की सेना हिस्सा लेगी। तो ये मंगोलिया में होगा खान क्वेस्ट, तो ये आप याद रखिएगा। और ये एक और पॉइंट है कि ये उलान बटोर में होगा, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, तो ये वहां पर होगा। अगला है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का आधार है आसियान, ये एस जयशंकर ने बोला है। एक्ट ईस्ट नीति जो है, पहले नीति का नाम था लुक ईस्ट नीति, तो अब एक्ट ईस्ट नीति है। मतलब पहले पूरब की ओर देखो, अब पूरब की ओर काम करने की नीति पर आधारित है आसियान। तो आसियान की जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को भारत की प्राथमिकता बताते हुए 10 सदस्यीय प्रभावशाली क्षेत्रीय समूह भारत की एक्ट
ईस्ट नीति और प्रशांत दृष्टिकोण की आधारशिला है, ऐसा एस जयशंकर ने कहा है। ठीक है, तो भारत आसियान का जो विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र में है, उसमें इन्होंने बयान दिया है। तो इसका उद्घाटन सत्र अगले है कि असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो असम के अहोम वंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ टीले नुमा संरचना में जो दफनाने की व्यवस्था थी, तो इसको जो है मोइदम कहा गया था। तो मोइदम को शुक्रवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो मोइदम कुछ इसी तरह का क्रिमिनेशन है जैसे कि हमारे यहाँ होता है, जलाते हैं। तो ये मोइदम जो है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 46वें सत्र में ये बात कही गई है। इसी सूची के साथ मोइदम इस जगह में इस सूची में जगह बनाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मोइदम में यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार मोइदम एक गुंबददार कक्ष है, चाओ चाली जिसको बोलते हैं, और ये आमतौर पे 2 मंजिला होती है। इसमें प्रवेश के लिए एक धनुषाकार मार्ग होता है। ठीक है, और अर्धगोलाकार मिट्टी के टीलों के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। मोइदम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि आज स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया आज का दिन। तो ये एक मोइदम एक तरह की कब्रगाह है, आप ये समझिए कब्रगाह है, पिरामिड नुमा संरचना होती है, और ये अहोम वंश के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। अहोम वंश के सदस्यों को जब उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता था तो प्रिय वस्तुओं के साथ दफना के इसी में रखा जाता था। तो ये ताई अहोम वंश से रिलेटेड है। तो इन्होंने ताई अहोम वंश ने 600 साल तक शासन किया है। तो इस तरह के भारत में विभिन्न तरह की सांस्कृतिक धरोहरें हैं भारत में जो बहुत ही उच्च हैं। अभी इतिहास में भी इस तरह के राजवंशों का आना बाकी है जिन्होंने भारत पर शासन किया था। तो धीरे धीरे हम उन सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन सबको पहचान मिल रही है। तो इन सब प्रश्नों के बारे में जो नए नए हैं, इन सब के बारे में सवाल बनने की पूरी उम्मीद रहती है पेपर में। बाघों की संख्या के बारे में है, तो अभी गिनती हुई थी 2023 में, तो बाघों की संख्या 3682 ये जनसत्ता में आया था। 3682 बाघ अब भारत में हो गए। 2006 में 1411 थे, फिर 2010 में 1706 हुए, फिर 2014 में 2226 हुए और 2018 में 2967 हुए। अब 3682 हो गए। अगली न्यूज है कि नौसेना के त्रिपुट युद्धपोत है उसने जलावरण किया है। तो वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो जीएसएल है उसकी ओर से भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है 2 P-11-356 युद्धपोत के पहले युद्धपोत जिसको त्रिपुट नाम दिया गया, उसने जलावतरण किया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। ठीक है, तो गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने जलावतरण किया इसका और इसको त्रिपुट नाम दिया। अगली न्यूज है, बजट को एक निगाह में देख लेते हैं। बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। नई कर व्यवस्था के तहत जो स्लैब है उसका बदलाव 3 से 7 लाख रुपए के बीच में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15% है। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी 17,500 रुपए तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की 3 दवाएं हैं जो उनको जो है सीमा शुल्क में छूट दी गई है। तो वो 3 दवाएं कौन कौन सी हैं? ट्रेस्टुजुमैब इसकटेकन। ठीक है, ये काफी अजीब सा नाम है, ट्रेस्टुजुमैब इसकटेकन। ठीक है, और एक है ओसिमर्टिनिब। ठीक है, और एक है डोरवालुमाब। ये 3 दवाएं हैं। तो इनके नाम हम PDF दे देंगे तो आप उनमें नाम देख लीजिएगा। इनके नाम काफी अजीब हैं। तो
अगला है कि मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.44% किया गया है। प्रतिभूतियों के वायदा बाजार एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर 0.02% से 0.1% किया गया। शेयरों के पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त कर दिया गया है, जो हमने ऊपर देखा भी। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की जो लागत है उसको 40 से घटाकर 35% का प्रस्ताव किया गया है। अपील पर लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ये क्रमशः है, यानी कि प्रत्यक्ष कर के लिए 60 लाख, उत्पाद शुल्क के लिए 2 करोड़ और सेवा कर के लिए 5 करोड़ रुपए। कुल वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ जो है 20% किया गया है। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ 12.5% किया गया है। सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में छूट दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर जो है घटाकर 0.1% की गई है। विवरण दाखिल करने की नियत, टीडीएस के भुगतान की देरी के अपराध को श्रेणी से मुक्त किया गया है। आयकर आकलन को 3 लाख से 5 लाख तक दोबारा खोला जा सकता है, हालांकि उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 रहने का अनुमान है। अगले साल ये 4.5% रहने का अनुमान है। बजट में विनिर्माण सेवाओं सहित 9 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों, इन 9 प्राथमिकता हमने ऊपर देखी थी, वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई है। बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2024 और 25 का जो पूंजीगत व्यय है वो 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित है। बिहार में कुल सिंचाई बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये हमने देखा ही ऊपर। अगली न्यूज है कि तंजानिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही देखी। तो तंजानिया की जो नेशनल असेंबली के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है तुलिया एक्सन। ठीक है, तंजानिया की जो असेंबली अध्यक्ष हैं तुलिया एक्सन, ये आई और इन्होंने लोकसभा की कार्यवाही देखी। उसी दिन जो है बजट भी पेश किया गया था, तो बजट भाषण भी इन्होंने सुना। तो ये आप याद रखिएगा कि सीधे सीधे से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि कहाँ की लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही देखी, तो तुलिया एक्शन ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जो इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका जो है निधन हो गया है। ये 84 वर्ष की थी और इनका जो क्षेत्र था वो संगीत साहित्य का क्षेत्र था और भरतनाट्यम की कलाकार थी। तो मेन भरतनाट्यम से इनका पूछा जाएगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से। इन्हें 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2006 में पद्म विभूषण, ये जो पद्म पुरस्कार हैं, जो प्रथम द्वितीय थी। तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तो वो उन्हें 2016 में। फिर तीसरा जो पद्म भूषण है वो 2001 में, और जो अंतिम है और चौथा है 1968 में पद्मश्री मिला था। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत में वो भारत रत्न है। तो ये याद रखिएगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से।